हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नेहाल और मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उसको जानने से पहले क्या होती है फिजिक्स और आज का चैप्टर जो होगा वो क्या होगा, वो फिजिक्स के डेफिनेशन के बाद बताइए। तो होता क्या है फिजिक्स, तो ये समझते हैं। तो आप लोगों को पता है प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती है और इन सभी घटनाओं का जो अध्ययन होता है विज्ञान की जिस ब्रांच में की जाती है इसी को कहते हैं भौतिक विज्ञान। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। आज हम लोग जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भौतिक जगत। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें क्या बताया गया है कि फिजिक्स क्या होती है और कितने तरीके के इसमें इंटरेक्शंस हो गए, किस तरीके का कहाँ पे कोई बल लगता है और समय समय पर किस प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, किस वैज्ञानिक ने क्या अपना योगदान दिया है फिजिक्स के क्षेत्र में, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हमने अभी तक आपको बताया कि भौतिक विज्ञान क्या होती है, तो उसका एक बार आप लोग डेफिनेशन लिख लें। भौतिक भौतिकी क्या है, यानी कि फिजिक्स क्या है। तो भौतिकी क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं भौतिकी कहलाता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान क्या है, यानी इसी को भौतिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं, घटनाओं को देख करके हम लोग उससे विभिन्न प्रकार के लॉ निकाले जाते हैं। यानी कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं को देख करके लॉ बनते हैं। ऐसा नहीं कि लॉ के हिसाब से हम लोग प्रकृति को बताएंगे। यानी कि जो फिजिक्स है, पहले प्रकृति में कोई घटनाएं होंगी और उस घटनाओं को जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी कि उस घटनाओं को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद एक पर्टिकुलर लॉ बनाएंगे और उस लॉ के बाद हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अब क्या होगा, यानी कि ऐसा क्या होगा। और ये हर बार सही नहीं होता है कि हमारे द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं वो लॉ हमेशा नेचर को सही तरीके से डिफाइन कर दे। जैसे एग्जांपल ये समझिए कि आपने ये सुना होगा मौसम विभाग वाले सत्य मतलब ये भविष्यवाणी करते हैं कि इस तारीख को इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। तो कभी कभी ये बातें एकदम सटीक बैठ जाती है, यानी कि 100% सही हो जाती है कि हाँ उन्होंने जितना कहा था उसी के हिसाब से उतनी बारिश वहां उस क्षेत्र में हो गई। तो क्या ये जरूरत है, या क्या ये मतलब कि जरूरी है कि हर बार ऐसा हो कि मौसम विभाग वाले ये भविष्यवाणी करे और वो हमेशा ऐसा हो जाए? तो ये हर बार ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बाद हम लोग लॉ बनाते हैं और उस लॉ को जिसमें बनाया जाएगा उसी को बोलेंगे भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि भौतिक विज्ञान जब आई तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया और योगदान किस तरीके से दिया हम लोग वो जानेंगे। तो जैसे कुछ साइंटिस्ट थे तो जिसके नाम बहुत मशहूर है और आपने फिजिक्स की क्लास में एंटर करते हैं उनका नाम सुन लिया होगा, और जिसका नाम है न्यूटन साहब। और गैलीलियो थे, मैक्स प्लैंक हो गए, या फिर कि हाइजेंस हो गए। ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान फिजिक्स के क्षेत्र में दिया है। और कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स में और केमिस्ट्री में भी अपना योगदान देते रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, पहले कुछ इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इंटरेक्शंस का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके से समझिए बल। बल क्या होता है पहले वो समझिए। तो बल किसी भी वस्तु के खिंचाव या ढकेलने की प्रक्रिया होती है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर धक्का दे दें
तो उस वो हो सकता है डिस्प्लेस हो जाए, यानी अपनी जगह से खिसक जाए, और जरूरी नहीं है कि वो खिसक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये समझिए, एक छोटा सा टेबल है, टेबल को आप धक्का देंगे, अगर ये टेबल है, टेबल को आप धक्का देंगे तो हो सकता है ये टेबल अपनी जगह से डिस्प्लेस कर जाए। अगर अगर ये ट्रेन हुई तो क्या इस ट्रेन की वजह, ट्रेन को आप धक्का दे पाएंगे? तो ऐसा नहीं है, यानी कि इस पर एक फोर्स लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। जब अगर ये ट्रेन हुई तो ट्रेन को हम लोग कितना भी फोर्स, एक आदमी अपने अकेले फोर्स से उसको धक्का नहीं दे सकता है। यानी कि फोर्स जो है एक तरीके का क्या होता है, प्रयास होता है, जो किसी वस्तु के पोजीशन में चेंजेस ला भी सकता है और चेंजेस नहीं भी ला सकता है। ठीक है यहाँ तक? तो अब बल बहुत तरीके के हुए, जिसमें से कुछ चीजों के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं, जिसमें से एक है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, देखिए, जैसे आप लोगों ने ये बात पढ़ी हो गई कि पृथ्वी पर जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उन ऑब्जेक्ट के बीच में एक खिंचाव होता है। ठीक है? और ये जो खिंचाव होता है वो हम लोग गुरुत्वाकर्षण में पढ़ते हैं। देखिए कैसे, आप लोगों ने ये क्लास 9th में पढ़ा होगा। लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए और मास है उसका m1, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है बी और इसका नाम है, सॉरी, मास है m2। और अगर इनके बीच का डिस्टेंस r होता है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस r होता है, तो इनके बीच एक फोर्स काम करती है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है वो F होता है। वो कितना होता है? G m1 m2 अपॉन में r²। ये आपने पढ़ा होगा। तो पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट होती है, केवल पृथ्वी की बात नहीं होने वाली। पृथ्वी के अलावा आप स्पेस में भी जाएंगे तो वहां पर भी जब दो ऑब्जेक्ट रखी होती है, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होती है, यानी कि बड़ा वाला छोटे वाले ऑब्जेक्ट को खींचेगा, छोटा वाला क्या कहेगा, अपने हिसाब से उस बड़े वाले को भी ट्राई करेगा कि अपनी तरफ खींचा जा सके। मगर होता यह है कि जो बड़ा वाला होगा ऑब्जेक्ट, वो मेजोरिटी उसकी ये रहेगी, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि उस छोटे वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच पाए। तो ये क्या होता है कि यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर जो फोर्स लगाएगी, इसी को क्या नाम देंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है? हाँ, ध्यान से, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है? अब इसके अलावा क्या होते हैं? इसके अलावा भी कोई फोर्स होता होगा, तो होते हैं। और कौन से होते हैं? और वो जो है आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, और अभी बस आपको थोड़ी सी बस झलक दिखाई जा रही है। और वो क्या है? उसका नाम, उसका नाम है वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या होता है? तो अभी हमने क्या बताया कि यहाँ पर मास था, अब क्या हो, लेट सपोज चार्ज है, एक नाम है चार्ज Q1, दूसरे का नाम है चार्ज Q2, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसपे मास है, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट जिसपे चार्ज कितना है Q1 और दूसरे पर चार्ज कितना है Q2। तो इन पर एक क्या होता है? इंट्रैक्शन काम करता है। अगर ये पॉजिटिव दोनों हुए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को दूर करेगा, यानी कि विकर्षण करेगा, एक दूसरे को दूर करेगा। और अगर एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हो गया, तो उस केस में क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे को आपस में खींच कर लाएंगे, करीब लाएंगे, और इसको क्या बोलते हैं? आकर्षण। तो जब इस तरीके का यानी कि आवेश हो, और आवेश को इस तरीके से कुछ डिस्टेंस पर अरेंज कर दिया जाए, तो इसके बीच एक फोर्स लगता है, और आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसको नाम देंगे वैद्युत बल। ठीक है? और गुरुत्वाकर्षण बल क्या था कि दो ऑब्जेक्ट थे जिनके मास m1 और m2 थे, इनके बीच जो फोर्स लग रहा था उसको क्या नाम दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल। और जब ये चार्ज हो गए और इनको किसी एक डिस्टेंस पर मैनेज करके रख दिया गया, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसको क्या नाम दे दिया गया है? वैद्युत बल। ठीक है? अब इसके अलावा भी कुछ होता होगा? बिल्कुल होता है। क्या होता है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल ये क्या होता है? तो सभी लोग को पता है कि एटम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे, सॉरी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसे एटम्स बोलते हैं। और एटम्स भी है जो परमाणुओं से बना होता है, यानी कि अणु जो है परमाणुओं से बना होता है।
तो परमाणुओं के सेंटर पर नाभिक होती है, तो नाभिक के अंदर जो फोर्स लगता है उसको नाम देते हैं हम लोग कौन सा बल, नाभिकीय बल। ठीक है, तो नाभिकीय बल आपको समझ में आया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा जिससे वो बना होता है वो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, जो बल एग्जिस्ट करेगी उसको क्या नाम देंगे, नाभिकीय बल। ठीक है, और नाभिकीय बल जो है इस यूनिवर्स में सबसे खतरनाक यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बल माना गया है। ठीक, नाभिकीय बल जो होता है इस प्रकृति में विद्यमान सभी बलों से क्या है, खतरनाक यानी स्ट्रॉन्ग बल है। तो आपको इसमें अगर ऑप्शन दे देगा कि बताइए कि कौन से बल इसमें सबसे अधिक यानी प्रभावशाली है या फिर सबसे ज्यादा खतरनाक बल है, स्ट्रॉन्ग बल है, तो आप बता पाएंगे। तो उसका आंसर क्या होगा, नाभिकीय बल, यानी कि प्रकृति में विद्यमान सभी बलों से खतरनाक बल यानी स्ट्रॉन्ग बल कौन सा होगा, वो होगा नाभिकीय बल। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, विद्युत बल क्या था और नाभिकीय बल क्या था। ठीक है, अब इसके बाद कुछ लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉ क्या है, कुछ लॉ को बताएंगे और उसमें कुछ साइंटिस्टों का योगदान रहेगा, किस तरीके से योगदान आया है उसको समझेंगे। जैसे आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट हुए, आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया है और उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था कि उत्प्लावन का सिद्धांत उन्होंने दिया। ठीक, उत्प्लावन के सिद्धांत में क्या दिया कि देखिए अगर ये एक वाटर से भरा हुआ टब है, पानी से भरा हुआ एक टब है और एकदम लबेलब भरा हुआ, एकदम फुल, थोड़ा सा भी अगर पानी उसमें भरा जाए तो उसके बाद जितना अमाउंट पानी भरेंगे वो उसमें से बाहर आ जाएगा। तो हम ऐसी बात कर रहे हैं, यानी कि अगर ऐसी कंडीशन है कि इसमें एक जिस पात्र में पानी या फिर कोई भी एक लिक्विड भरा गया है, अब इसमें क्या किया गया कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ला करके रख दिया गया ऐसे, यानी कि इसका कुछ मास रहा होगा और इसके अपना कुछ डेंसिटी रहा होगा। इसको क्या कर दिया गया, इस पानी से भरे हुए टब में ला करके रख दिया गया। तो जैसे इसके अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा इसमें डूब जाएगा और जब डूबेगा तो आपको पता है क्या होने वाला है कि इसके अंदर से जो वाटर है जितना अमाउंट में डूबेगा इसके अंदर, ये ऑब्जेक्ट इस पानी के अंदर जितना डूबेगा उतना ही पानी बाहर निकालेगा। ठीक है, तो आर्किमिडीज ने यही बताया था कि ऐसा कोई सिस्टम होगा जिसमें कोई लिक्विड भरी होगी तो उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट डाला जाएगा जितना उसमें डूबेगा तो उससे उतना ही बाहर क्या होगा, वो वाटर या फिर वो लिक्विड बाहर जाएगा। तो आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत को दिया था। अब इसके बाद गैलीलियो थे, गैलीलियो भी है, गैलीलियो भी क्या थे, फिजिक्स ही थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, एक तरीके से साइंटिस्ट थे, तो फिजिशियन हुए वो। और उन्होंने क्या बताया कि जड़त्व का सिद्धांत दिया, जड़त्व का सिद्धांत दिया। और जड़त्व का सिद्धांत है क्या, क्लास 9th का ये एक्सरसाइज है, उसमें क्या बताया गया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी मोशन को परफॉर्म कर रही है तो वो तब तक परफॉर्म करती है जब तक उसको रोका ना जाए, तब तक वो अपने मोशन को परफॉर्म करेगी। अगर वो रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसके रेस्ट को पोजीशन को चेंज ना किया जाए। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे अगर आपके घर में कोई टेबल होगा जिस टेबल पे आप पढ़ते हैं, तो उस टेबल पे आप सपोज करिए एक बुक रख दी है और ये बुक है और ये टेबल है, तो टेबल पे जो रखी हुई बुक है वो तब तक नहीं हटती है जब तक उसको आप हटाते नहीं हैं। सही बात है, तो ये मतलब जड़त्व का एक सिद्धांत है, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि टेबल पे आपके जो रखी हुई बुक है यानी आपके बुक सेल्फ पे जो बुक रखी गई है वो तब तक नहीं हटती है जब तक आप उसको हटाते नहीं हैं। तो ये जड़त्व का सिद्धांत था। और दूसरी भाषा में इसको समझिए कि अगर एक इस तरीके का यू शेप का एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है यू शेप का, और इसमें क्या कर दिया, एक बॉल को छोड़ दिया गया, बॉल क्या करेगी, यहाँ से डिस्प्लेस होगी और इस तरीके से इस पाथ पे फॉलो करते हुए टच में रहेगी और इस तरीके से यहाँ जाएगी और फिर यहाँ पे क्या जाएगी, चढ़ करके अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी और फिर उसके बाद वापस बैक आएगी और बैक आएगी इसी रास्ते को फॉलो करते हुए
घूमती रहेगी। और ये जो है आइडियल का केस हम बता रहे हैं, यानी कि आइडियल का केस है। इसमें हम क्या बोले कि रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करेगा, तो उसको क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस देंगे। तो वो रेजिस्टेंस हो सकता है घर्षण के रूप में आए, वो रेजिस्टेंस किसी और भी फॉर्म में आ सकता है। एयर रेजिस्टेंस यानी कि हवा का घर्षण हो सकता है, पानी में है तो पानी का जो है श्यानता हो सकती है, अगर फर्श पे चलेंगे तो फर्श के कांटेक्ट के बीच में घर्षण जो लगता है वो हो सकता है। तो हमने क्या बोला कि इस वाले सिस्टम में अगर ये आइडियल का केस हुआ तो इनके फर्श के और इस बॉल के बीच में किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं होता। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उस केस में क्या होगा, ये बॉडी ऊपर से जैसे छोड़ा जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके टच में जाता हुआ ऊपर जाएगा और अपने पीक पॉइंट पे जाएगा, और फिर वापस अपने पीक पॉइंट से क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो इस केस में क्या करेगा कि इसको जिस तरीके से छोड़ा जाएगा, जिस वेलोसिटी से छोड़ी जाएगी, यानी जिस वेलोसिटी से ये जाएगी उस वेलोसिटी से वापस आएगी, आइडियल के केस में। और इस केस में इस ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन पे जहां रख दिया गया है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। कब तक चेंज नहीं करेगी, जब तक हम लोग इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए, और इसमें क्या करें हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। यानी कि इसमें अगर एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी तो ये बॉल धीरे धीरे अपने पोजीशन को, मतलब कि ये हाईएस्ट पॉइंट को अटेन न करके धीरे धीरे इसकी मोशन क्या होती है, धीमा होता है, और एक समय बाद ये अपने इस वाले पॉइंट पे यानी मिडल में आकर के रुक जाएगा। तो ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो गैलीलियो ने यही बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी गति को तब तक बनाए रखेगा या अपनी विराम की अवस्था को तब तक बनाए रखेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम न करे। तो आई होप, हमको लगता है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी कि जड़त्व का सिद्धांत क्या था और आर्किमिडीज ने अपने सिद्धांत में क्या बताया। अब इसके बाद जो है और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, तो उनके बारे में जो है हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो हालांकि यहाँ पे बस ये एक इंट्रो था चैप्टर का, और बस चैप्टर में क्या होता था, क्या पढ़ना है, वो हमने शुरू में ही बताया था कि किस तरीके से किन साइंटिस्टों ने किस तरीके का योगदान दिया, वो बताया गया है। तो आई होप आपको ये पूरी लेक्चर सीरीज समझ में आई होगी। थैंक यू।